चलो अब इधर रहने दो। देखो अपना सिलेबस पीछे मैथ्स का हो गया, केमिस्ट्री के 2 लेसन बाकी अपने थोड़ा सा पीछे है, तो आप लोग ध्यान दो, जल्दी जल्दी खत्म करना है अपने को। लेसन नंबर 13 एसी सर्किट लास्ट टाइम स्टार्ट किए थे। आपकी आवाज स्लो है। रुको मैं बढ़ा था। हाँ सर। 100 आवाज, 100 फुल वॉल्यूम। चलो एसी सर्किट अल्टरनेटिंग करंट सर्किट लास्ट टाइम स्टार्ट किए थे। इसमें एसी और डीसी का डिफरेंस देखे थे आपने, राइट। लेट कमर जल्दी जल्दी नहीं आते ना। अब देखो एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक एसी वोल्टेज डिनोटेड बाय ई, इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और दूसरा एसी करंट आई इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब इसमें ओमेगा रहता फ्रीक्वेंसी, E0 को बोलते पीक वैल्यू, E0 इज कॉल्ड पीक वैल्यू। अब ये एसी करंट है, इसका मेजरमेंट करने के लिए अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट लगेगा। इसका एवरेज वैल्यू 0 आएगा, इसलिए इसका एवरेज लेते हैं अलॉन्ग हाफ साइकिल। ये एवरेज लास्ट टाइम देखे थे अपना आया था 0.637 इंटू I0 और E0। और एक पॉइंट देखे थे लास्ट टाइम, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS वैल्यू आया था अपना I0 अपॉन √2। IRMS is I0 upon √2, मतलब पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू डालेंगे, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आता 0.707 I0। ERMS is E0 upon √2। ये लास्ट टाइम देखे थे। और एक चीज देखे थे फेजर, मतलब देखो ये एक वेक्टर है, करंट का वेक्टर जो ऐसा रोटेट होता एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड फेजर। फेजर मतलब रोटेटिंग वेक्टर। वैसा ही E0 का भी वेक्टर रहता है, उसको बोलते हैं फेजर। ठीक है। अब अलग अलग टाइप के एसी सर्किट देखने के अपने को, 4 टाइप के आज एसी सर्किट देखने के। सबसे पहले एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए रजिस्टर, प्योर रजिस्टिव सर्किट है। एक सर्किट में सिर्फ रजिस्टर है आर, उसको देखो एसी वोल्टेज लगाए। ये सिंबल मैंने प्रैक्टिकल के टाइम भी बताया था, मल्टीमीटर पर रहता है। ये जो सिंबल है दिस इज सिंबल फॉर एसी, मतलब ऐसा वेव है। ये सिंबल क्यों बना हुआ है, देखो एसी ऐसा रहता है, साइन वेव रहता है, चेंजिंग रहता है, इसलिए सिंबल बना। तो फर्स्ट पॉइंट आज का, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए रजिस्टर। देखो एक रजिस्टर को एसी वोल्टेज अप्लाई किए। अब ये एसी वोल्टेज क्या रहता, एसी वोल्टेज E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ओके, दिस E0 इज कॉल्ड पीक वैल्यू, ओमेगा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वोल्टेज इसको अप्लाई करें तो क्या होगा, बाय ओम्स लॉ E इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ देखिए आपने, V इज इक्वल टू IR रहता। V या तो E, एक ही चीज है, वोल्टेज यहाँ E से डिनोट करे। E इज इक्वल टू IR। अपने को फाइंड करना है करंट, R को नीचे लो डिनोमिनेटर में, I इज इक्वल टू E अपॉन R। E का वैल्यू रहता है E0 साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R। अब इसमें E0 अपॉन R के जगह लिखेंगे I0। देखो E0 अपॉन R इज इक्वल टू I0, तो ये फॉर्मूला कैसा बनेगा, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ओके, I0 का की जगह लिखे E अपॉन R0। तो ओहम्स लॉ जब देखेंगे तो E इज इक्वल टू IR, दोनों के लिए सेम है, मतलब प्योर रेजिस्टेंस में ओहम्स लॉ एसी और डीसी दोनों के लिए सेम है। उसके बाद ये जो दिख रहा है, देखो दिस इज फॉर्मूला फॉर वोल्टेज एंड दिस इज फॉर्मूला फॉर करंट। दोनों तरफ आप देखेंगे तो फेज यहाँ साइन ओमेगा टी, इधर भी साइन ओमेगा टी, मतलब दोनों का फेज सेम है। कभी या साइन ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ऐसा कुछ रहता था, π/2 पाई, तो फेज अलग रहता था। या दोनों का फेज सेम है, ओमेगा टी। मतलब ये जो लिख रहे अपने, देखो ये जो डायग्राम बनी हुई है, देखो ये जो दिख रहा है ये करंट,
करंट की वेव, और सेम जगह से सेम टाइम पे ओरिजिन में से स्टार्ट हो रहा है वोल्टेज का वेव, बिकॉज बोथ आर इन सेम फेज। कोई भी आगे नहीं कोई पीछे नहीं, दोनों सेम टाइप से फ्लो हो रहे। कब? जब एसी देंगे प्योर रजिस्टर को। तो इसलिए इसका जो फेजर डायग्राम आएगा उसमें भी देखो ये वेक्टर है करंट का, सेम वेक्टर रहेगा वोल्टेज का। दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे। क्यों ऐसा? बिकॉज द फेज डिफरेंस इज जीरो। दोनों के बीच में कोई भी टाइप का डिफरेंस, फेज डिफरेंस नहीं। ये करंट वेक्टर है आई जीरो साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज वेक्टर है ई जीरो साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये होगा फेजर डायग्राम। अब दूसरा एसी सर्किट है अपना, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। इससे पहले के लेसन में भी देखे थे इंडक्टर क्या रहता, एक ऐसी कॉइल लपेटी हुई, कॉइल सर्कुलर कॉइल वाउंड की, दिस इज कॉल्ड इंडक्टर डिनोटेड बाय एल। इसको एसी सर्किट दिया हुआ है ई। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा करंट, ये की जब लगाएंगे करंट फ्लो होगा इंडक्टर में से। अब ये एसी करंट है, मतलब कभी पॉजिटिव हो रहा कभी निगेटिव हो रहा, तो करंट चेंज हो रहा, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स associated with this inductor will change and EMF will be induced, सेल्फ EMF इंड्यूस होगा। उसका फॉर्मूला लास्ट टाइम देखे थे, माइनस एल डी आई बाई डी टी। दिस इज EMF इंड्यूस इन दिस इंडक्टर, इसको बोलते बैक EMF या इसको बोलते सेल्फ इंडक्टर। ठीक है, तब इसमें दो टाइप की EMF, एक ये EMF जो लगा है वो, दूसरा ये जो जनरेट होगा, दोनों की टोटल आएंगी जीरो बाय किरचॉफ लॉ। E प्लस ई बैक इज जीरो। ई बैक क्या है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो देखो E माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, माइनस को इधर लो हो जाएगा E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब डी आई बाई डी टी में करंट का फॉर्मूला आपको पता है, I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। इसमें आई जीरो कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव के बाहर लेंगे तो हो जाएगा एल आई जीरो, डेरिवेटिव में बचा डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। अब जिसका मैथ है उनको मालूम है, साइन थीटा का डेरिवेटिव आता कॉस थीटा, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओमेगा से, बराबर। जिसका मैथ से उनको मालूम है, साइन थीटा का डेरिवेटिव आता कॉस थीटा, लेकिन साइन एक्स थीटा का डेरिवेटिव आता कॉस एक्स थीटा इंटू एक्स। तो ये जो टर्म है कांस्टेंट, इसको बाहर वापस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो गया, ये ओमेगा को बाहर लिखो, एल आई जीरो इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी, वैसा की वैसा। अब ओमेगा एल आई जीरो की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करता ई जीरो। देखो ओमेगा एल आई जीरो की जगह लिखे ई जीरो, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, इट इज कॉल्ड पीक वैल्यू। अब और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, कॉस ओमेगा टी, देखो साइन 90 प्लस थीटा, दिस वन साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, बराबर, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो ये कॉस ओमेगा टी की जगह क्या लिखूंगा मैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, पाई बाय टू मतलब 90, ई जीरो वैसा की वैसा। अब दो फॉर्मूले देखो, ई का फॉर्मूला है ई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, आई का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। यहाँ दोनों में साइन ओमेगा टी नहीं है, मतलब दोनों का फेज अलग अलग है। यहाँ पर पाई बाय टू ऐड किया हुआ है, मतलब इसका फेज ज्यादा है, इसका फेज कम है। कितना फेज डिफरेंस है दोनों में, पाई बाय टू, मतलब 90। मतलब देखो वोल्टेज करंट से आगे है, वोल्टेज करंट से आगे है, कितना आगे है, पाई बाय टू रेडियन। ठीक है, इसको कैसा लिखते हैं, वी कंक्लूड दैट ईएमएफ मतलब वोल्टेज, ईएमएफ लीड्स करंट बाय फेज पाई बाय टू, ईएमएफ लीड्स करंट बाय फेज पाई बाय टू, या तो करंट वोल्टेज से पीछे, करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय पाई बाय टू, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है पाई बाय टू।
ईएमएफ आगे है, करंट पीछे है, तो ग्राफ कैसा आएगा? देखो ये करंट और ये ईएमएफ, ईएमएफ पहले आ रहा, करंट बाद में आ रहा। देखो ये इतना π/2 का फर्क है, इतना π/2 का फर्क है। पहले ईएमएफ आएगा, उसके बाद में π/2 इतना फेज के बाद करंट आएगा। दोनों के बीच में π/2 डिफरेंस। इसलिए इसका जब फेजर डायग्राम बनाएंगे तो देखो ये तो है वोल्टेज का डायग्राम, ईएमएफ का, ईएमएफ का फेजर है ये। ओके, दिस इज द फेजर ऑफ ईएमएफ। लेकिन करंट उससे π/2 पीछे, इससे करंट π/2 पीछे, इसलिए करंट का वेक्टर इधर बताएंगे, करंट वेक्टर इधर नीचे बताया। दोनों के बीच में डिफरेंस है 90 डिग्री, राइट? दिस इज 90 डिग्री। I0 lags behind EMF by 90 डिग्री। ये EMF का फेजर है E0 sin ओमेगा t, करंट का फेजर है I0 sin ओमेगा t माइनस π/2। ये होगा फेजर डायग्राम। अब इसमें और एक इम्पोर्टेंट चीज देखने की, देखो यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट किए थे, E0 इज ओमेगा L I0, उसके बारे में बताता हूँ। एक इम्पोर्टेंट टर्म है, दैट टर्म इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, inductive reactance denoted by XL. Okay, इंडक्टिव रिएक्टेंस डिनोटेड बाय XL। मतलब देखो सुनो ध्यान से, रेजिस्टेंस करंट फ्लो होने को अपोज करता, रेजिस्टेंस करंट फ्लो होने को अपोज करता, उसको बोलते हैं रजिस्टर। वैसा ही इंडक्टर करंट फ्लो होने को अपोज करता, उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस डिनोटेड बाय XL। याद रखो, इस पे एमसीक्यू आते हैं। The opposing nature of inductor to the flow of AC current is called inductive reactance XL। इसका फॉर्मूला कैसा आएगा? जैसे रजिस्टर का फॉर्मूला रहता है वोल्टेज अपॉन करंट, वैसे इसका भी फॉर्मूला रहेगा E अपॉन I, E RMS अपॉन I RMS, या तो E0 अपॉन I0। अब यहाँ क्या लिए थे, E0 इज ओमेगा L I0, I0 को नीचे लो, देखो E0 इज ओमेगा L I0, I0 को नीचे लो तो बनेगा E0 अपॉन I0 इज ओमेगा L। अब E0 अपॉन I0 को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। XL इज इक्वल टू क्या मिला, ओमेगा L। ओमेगा इज 2πf, आपको पता है ओमेगा इज 2πf, L वैसा क्या होगा। तो एमसीक्यू में आता है XL इज इक्वल टू ओमेगा L और XL is 2πfL, where F is the frequency. SI unit of XL is again ohm। जैसा रेजिस्टेंस का रहता है वैसा इसका यूनिट है, इसका डायमेंशन इसका सब सेम है। डीसी के लिए, डीसी के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं रहता, जीरो रहता। इंडक्टिव रिएक्टेंस सिर्फ एसी के लिए रहता। समझना ये पॉइंट। अब चलो आगे, थर्ड टाइप ऑफ सर्किट, सर्किट का तीसरा टाइप देखेंगे। तीसरा टाइप है प्योर कैपेसिटर को एसी लगा हुआ है। एसी वोल्टेज इज सप्लाइड टू ए प्योर कैपेसिटिव सर्किट। So consider a capacitor with capacitance C connected to an AC। कितना AC लगा है, E is equal to E0 sin ओमेगा t। अब इसमें से करंट फ्लो होने लगेगा। जब करंट फ्लो होगा तो कैपेसिटर के प्लेट चार्ज होंगे, करंट कैसा होगा, चेंज हो रहा प्लस माइनस के बीच में, इसलिए चार्जिंग कैसा होगा, एक बार चार्ज होंगे दूसरे बार डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा ऐसा। ठीक है, अब कैपेसिटर डिटेल में स्टडी किए थे कौन से लेसन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर स्टडी किए थे, उसमें था Q इज इक्वल टू CV और V इज इक्वल टू Q अपॉन C। V रहता वोल्टेज, Q is charge, C is capacitance। Q is equal to CV। अब यहाँ V के जगह हम लोग देख रहे हैं E, V के जगह लिख रहे हैं E। Q is equal to C into E। अब ये मिला चार्ज ऑन कैपेसिटर CE। अपने को फाइंड करना है करंट, चार्ज से करंट कैसा मिलता, I is dQ by dt, राइट।
I is dq by dt, d dt of q का वैल्यू डालो c इंटू ई, ई क्या रहता, ई जीरो साइन ओमेगा टी, ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, सी वैसा के वैसा ब्रैकेट इसके बाहर आ गया डेरिवेटिव। नाउ ई जीरो कैन आल्सो बी टेकन आउटसाइड, इट इज कांस्टेंट सी ई। नाउ डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी इज cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा, राइट, cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अब ये ओमेगा को भी इधर लो, सी ई जीरो ओमेगा, यहाँ बचा cos ओमेगा टी। अब ये जो टर्म है इसके जगह मैंने लिया, देखो ओमेगा सी ई जीरो की जगह क्या लिए, आई जीरो, यहाँ लिखा वेर आई जीरो इज ओमेगा सी ई जीरो, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, इट इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ करंट। अब वापिस आई जीरो कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, cos थीटा इज साइन 90 प्लस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। आई का वैल्यू मिला आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, ई का वैल्यू है ई जीरो साइन ओमेगा टी। दोनों में क्या फर्क है, करंट दोनों का फेज अलग अलग है, क्या अलग है, 5/2। देखो करंट का फेज 5/2 ज्यादा है, तो वोल्टेज का फेज 5/2 कम है। यहाँ इंडक्टर में क्या आया था, करंट पीछे था, ईएमएफ आगे था, यहाँ करंट आगे है, ईएमएफ पीछे, कितना आगे, 5/2। ओके, वी कंक्लूड दैट द करंट लीड्स ईएमएफ बाय फेज ऑफ 5/2। इसलिए इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो देखो ग्राफ में ये ईएमएफ है, ये करंट है, करंट पहले बताएं, ईएमएफ बाद में। इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो कैसा आएगा, देखो फेजर डायग्राम, ये तो जनरल है ईएमएफ, ओमेगा टी एंगल बना, ईएमएफ के करंट 90 डिग्री आगे, इसलिए करंट का फेजर, दिस इज फेजर ऑफ ईएमएफ, दिस इज फेजर ऑफ करंट। समझ में आया, 90 का फेज डिफरेंस है। अब जैसा इंडक्टिव रिएक्टेंस था, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या था, रजिस्टर जैसा करंट को अपोज करता वैसा इंडक्टर भी अपोज करता, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। वैसा कैपेसिटेंस भी करंट फ्लो को अपोज करता, द अपोजिंग नेचर, okay, the opposing nature of capacitor to the flow of current is called capacitive reactance. Opposing nature of capacitor to flow of current is called capacitive reactance, denoted by xc। फिर से ओम्स लॉ के हिसाब से E0/I0। अब देखो यहाँ क्या सपोज किए थे, I0 is ओमेगा सी E0, देखो I0 is ओमेगा सी E0, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, E0/I0। एक मिनट साइलेंट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, E0/I0। तो जब ये फॉर्मूले में अपने को E0/I0 चाहिए, I0 को इधर लो, E0/I0, तो ये क्या होगा, ओमेगा सी नीचे चले जाएगा डिनोमिनेटर, मिला एक्स सी का फॉर्मूला 1/ओमेगा सी, एक्स सी इज 1/ओमेगा सी, ओमेगा रहता 2πf, तो 1/2πf3, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। याद रखो xc is 1/ओमेगा सी। इसका भी यूनिट आएगा ओहम, का डायमेंशन सेम, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 रहती, इसलिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस रहेगा इंफिनिटी। मतलब कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी and acts as open circuit when passes AC। समझ में आया, 3 एसी सर्किट देखें, एक रेजिस्टिव, दूसरा इंडक्टिव, तीसरा कैपेसिटिव, है ना। एसी प्योर रेजिस्टेंस को लगाए तो क्या होता, प्योर इंडक्टर को लगाए तो क्या होता, प्योर कैपेसिटर को लगाए तो क्या होता, रेजिस्टेंस को लगाए तो R is V/I,
इंडक्टर को लगाए तो XL इज ओमेगा एल, कैपेसिटेंस को लगाए तो XC इज 1/ओमेगा C। रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज का फेज सेम रहता, इंडक्टर में वोल्टेज करंट से π/2 आगे रहता, और कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से π/2 आगे रहता। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं रहती, इंडक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और XC की वैल्यू फ्रीक्वेंसी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया यहाँ तक? चलो अब लास्ट सर्किट देखते, AC। अब क्या किया है देखो ध्यान से, इसको बोलते सीरीज LCR सर्किट। इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर तीनों एक साथ लगे हुए, तीनों सीरीज में लगे हुए। देखो AC सर्किट containing resistance, inductance and capacitance in series, LCR सर्किट। तीनों का अपोजिशन फाइंड करना अपने को। इंडक्टर भी करंट को अपोज करता, कैपेसिटर भी AC को अपोज करता, रजिस्टर भी अपोज करता। टोटल अपोजिशन कितना होगा वो LCR सर्किट में फाइंड करेंगे। अब देखो पहला रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस में करंट और EMF सेम डायरेक्शन में, दोनों में फेज डिफरेंस नहीं है। इंडक्टर में EMF आगे है, करंट पीछे, फेज डिफरेंस 90। कैपेसिटर में करंट आगे है, EMF पीछे है, फेज डिफरेंस वापस से 90। अब इसमें से EMF लगाए, सीरीज को EMF अप्लाई करें तो करंट कितना फ्लो होगा, I0 sin omega t। This will be the current, I is equal to I0 sin omega t। अब देखो तीन चीजें, the voltage EL, EC and ER are given by, voltage कैसा मिलता ओम्स लॉ से, E is equal to IR, E is equal to IR। पहला voltage across resistor is IR, दूसरा voltage across inductor IXL, XL is called inductive reactance। तीसरा voltage across capacitor is IXC। ठीक है, ये तीन चीज समझ में आए। अब अपने को निकालना है इक्विवेलेंट। उसके लिए देखेंगे फेजर फॉर LCR। फेजर तीन देखें आपने, एक फेजर फॉर रेजिस्टेंस, दूसरा फेजर फॉर इंडक्टेंस, तीसरा फेजर फॉर कैपेसिटेंस। अब तीनों का एक साथ देखेंगे। ठीक है, पहला वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लैग्स बिहाइंड करंट बाय 90। कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे रहता, करंट आगे रहता, इसलिए देखो यहाँ वोल्टेज कैपेसिटर का बताया OC से, EC EMF अक्रॉस कैपेसिटर बताया OC से, और करंट बताया ये, करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है, दोनों का डिफरेंस है 90। उसके बाद रेजिस्टेंस में क्या रहता, दोनों सेम रहते। देखो I भी सेम है, ER भी सेम है। IO के डायरेक्शन में ER है, या EC IO से पीछे और EL IO से 90 डिग्री आगे। EL क्या है, आगे 90 डिग्री। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस LMC ऑफ फेज डिफरेंस ऑफ 180, ये दोनों में कितना फेज डिफरेंस हो गया 180, स्ट्रेट लाइन में एंगल बन रहा 180, इसलिए नेट रिएक्टिव वोल्टेज इज EL माइनस EC। ये दोनों का रिजल्टेंट जब लेंगे, ये दोनों का रिजल्टेंट जब लेंगे तो EL माइनस EC लेना पड़ेगा, EL इज ग्रेटर देन EC। अब अपने को फाइंड करना है रिजल्टेंट। एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। पैरेललोग्राम कौन सा, OAKB, OAKB। इसका रिजल्टेंट 11 में देखे आपने, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। इसका रिजल्टेंट आएगा OK, इसका रिजल्टेंट आएगा OK या तो E0। कैसा आएगा, पाइथागोरस थ्योरम, OK स्क्वायर इज OA स्क्वायर प्लस KA स्क्वायर। लेकिन KA और OB सेम है, इसलिए यहाँ लिखेंगे OK स्क्वायर इज OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OK इज E0, OA क्या है, I0, सॉरी OA है ER, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस ER, और OB की जगह
EL माइनस EC स्क्वायर, देखो EL माइनस EC ब्रैकेट स्क्वायर, तो फॉर्मूला मिला EO स्क्वायर इज ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC ब्रैकेट स्क्वायर। EO दोनों साइड में स्क्वायर रूट लो, EO इज इक्वल टू अंडर रूट ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC ब्रैकेट स्क्वायर। तो EO इज ER की जगह I0R, EL की जगह I0XL, EC की जगह I0XC। कहाँ से आए ये? देखो ER ये I0 लेंगे, पीक वैल्यू I0R, IXL, IXC, तो वो वैल्यू इधर डाले। IO इज R स्क्वायर, IO ब्रैकेट R स्क्वायर, IOXL माइनस IOXC ब्रैकेट स्क्वायर। तो I0 ब्रैकेट के बाहर आएगा, स्क्वायर रूट के भी बाहर आएगा, तो I0 स्क्वायर का हो जाएगा I0, ब्रैकेट में बचा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। I0 इधर ले डिनोमिनेटर में, E0 अपॉन I0 इज अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। अब देखो E अपॉन I मतलब वोल्टेज अपॉन करंट ई रजिस्टर, और पहले कैसे लिए थे? इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रजिस्टर। अब तीनों एक साथ है तीनों एक साथ है, तो इसको डिनोट करेंगे Z से। Z को नाम देंगे इम्पीडेंस, मतलब टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इम्पीडेंस Z। तो Z is equal to under root R square plus XL minus XC bracket square. Comparing this equation with V upon I is equal to R, this quantity, okay, this quantity is the effective opposition offered by inductor, capacitor and resistor connected in series. This total effective resistance is called impedance. तो इस पर अक्सर न्यूमेरिकल्स आते हैं। फाइंड इम्पीडेंस, ये फॉर्मूला यूज करने का। इम्पीडेंस Z इज इक्वल अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC ब्रैकेट स्क्वायर। द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज कॉल्ड एडमिटेंस। और एक नया टर्म, Z का रेसिप्रोकल, इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल, इसको क्या बोलते हैं? एडमिटेंस। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ Z इज ओहम, ऐसा यूनिट ऑफ एडमिटेंस इज 1 अपॉन ओहम, और ओहम रेस टू -1 का दूसरा नाम है सीमेन। ओके, impedance is also defined as the ratio of RMS voltage to the RMS current. Z is ERMS upon IRMS. समझना यहाँ तक? अब ये तो हो गया Z। अब फेजर में अपने को डायरेक्शन फाइंड करना है। देखो ये E0 है रिजल्टेंट, ये इससे कितना एंगल क्रिएट कर रहा है? फाई। तो अपने को ये फेज डिफरेंस फाई फाइंड करना है। क्या लेंगे? tan फाई। अगर इसका tan लेंगे तो ए के अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड ए के की जगह ओ बी भी ले सकते हैं, ओ बी अपॉन ओ ए। देखो tan फाई इज ए के अपॉन ओ ए और ओ बी अपॉन ओ ए। ओ बी क्या है? EL माइनस EC, ओ बी इज EL माइनस EC अपॉन ER। तो tan फाई होगा EL की जगह I0XL माइनस I0XC अपॉन IR, I0 कैंसिल करेंगे, XL माइनस XC अपॉन R। tan को इधर लो, tan इनवर्स हो जाएगा, फाई का वैल्यू मिला tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। ओके, the alternating current in LC circuit would be I is I0 sin omega t plus phi, E is E0 sin omega t plus phi। अब दोनों सेम है। सपोज XL is same as XC, XL is same as XC, तो ये माइनस माइनस ये जीरो हो जाएगा, tan थीटा आएगा 0। कोई केस लिखा है when XL is equal to XC, tan phi is 0, circuit is non-inductive। When XL is greater than XC, tan theta is positive। XL बड़ा है, XC छोटा है, इसको बोल देंगे इंडक्टिव सर्किट। और XC बड़ा है, XL छोटा है, उसको बोलेंगे कैपेसिटिव सर्किट। समझ में आया?
तो एक ट्रायंगल बनाया इन्होंने, इसका नाम दिए इम्पीडेंस ट्रायंगल। यहाँ लिए Z, यहाँ लिए R, यहाँ लिए XL माइनस XC, ये एंगल लिए फाइ। तो क्या हिसाब से बना है, देखो ये रिजल्टेंट Z, ये XL माइनस XC, ये OB या AK यहाँ XL माइनस XC, और यहाँ लिए R। तो इसका जब आप Z लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, Z स्क्वायर या स्क्वायर है, Z स्क्वायर इज R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC ब्रैकेट स्क्वायर, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC ब्रैकेट स्क्वायर और tan 5 XL माइनस XC अपॉन R। ठीक है, समझ में आया। ऐसे 4 टाइप के AC सर्किट्स आज स्टडी किए, उस पे न्यूमेरिकल्स देखने के। पावर, ये पॉइंट सिलेबस में से ओमिट है, ब्लू कलर में दिख रहा है, सिलेबस में से डिलीट है ये सब पॉइंट। अब ये लेसन का एक ही पॉइंट बचा, LC ऑसिलेशन, ये एक पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स करने के, तुमको होमवर्क करके मैं बता था कौन कौन से न्यूमेरिकल्स करने के। देखो पहला था रजिस्टिव सर्किट, दूसरा था कैपेसिटिव सर्किट, तीसरा था इंडक्टिव सर्किट। तो देखो पहला प्रॉब्लम सॉल्व कर, इंडक्टिव सर्किट का प्रॉब्लम। ओके, इंडक्टर ऑफ, इंडक्टेंस दिया हुआ है, XL दिया हुआ है। हाँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। चलो 1 मिनट में बता देते हैं। इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 200 मिली हेनरी, L दिया हुआ है 200 मिली हेनरी, को हेनरी करेंगे तो 0.2H is connected across AC source of peak EMF, मतलब E0 210, frequency 50। कैलकुलेट पीक करंट। पीक करंट का फॉर्मूला है I0 इज इक्वल टू E0 अपॉन XL, क्योंकि XL इधर था तो अपन ने XL इधर लिए, I0 इधर लिए। XL की जगह लिखा हुआ है 2 पाई FL, E0 है 210, 210 डिवाइडेड बाय 2, पाई का वैल्यू 3.142, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 और L का वैल्यू 0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो करंट आएगा 3.342। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना रहेगा? देखो, as in an inductive AC circuit, current lags behind EMF by pi by 2, so voltage is 0। करंट जब मैक्सिमम रहेगा वोल्टेज 0 रहेगा, वोल्टेज जब मैक्सिमम रहेगा करंट 0 रहेगा। ये भी देखिए, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस कैपेसिटर, उस पर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। कैपेसिटर पे क्या यूज किया हुआ है? I0 sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, उस पर से I फाइंड करने का और IRMS फाइंड करने का। तो ये प्रॉब्लम होमवर्क बोल के बुक में लिखो। उसके बाद लास्ट टाइम का ट्यूटोरियल दिया था मैंने, वो ट्यूटोरियल कंप्लीट किए क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ट्यूटोरियल कंप्लीट करो। फिर ये यस सर। LCR सर्किट, हाँ, LCR सर्किट पर 2 न्यूमेरिकल्स, ये भी अपने नोटबुक में लिखो। सीरीज LCR सर्किट पर 2 न्यूमेरिकल्स, Z फाइंड करने का, इम्पीडेंस फाइंड करने का। ठीक है, तो इतना करो। फिर ये बाकी पावर इन AC सर्किट, ये जो पॉइंट है ये अपने सिलेबस में नहीं है, इसको कट मार दो। अब अपने सिलेबस में डायरेक्ट अपने को देखने का है, आगे आके देखने का है LC ऑसिलेशन। तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट, उसमें 2 ही चीजें, एक रेजोनेंस देखना है, सीरीज रेजोनेंस और एक पैरेलल रेजोनेंस। ऐसा ये लेसन अगले लेक्चर में इंशाल्लाह संडे के दिन इसे खत्म कर देंगे। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ये भी डिलीट हो गया है, ये सब पॉइंट ओमिट है। चोक कॉइल, ट्यूबलाइट में तो चोक कॉइल रहती, वो भी डिलीट हो गया। इसके बाद ये सब अपने को अगले इसमें ट्यूटोरियल में सॉल्व करनी है। ठीक है, इससे कुछ प्रॉब्लम बोलो। देखो कल तो मैंने जो फुल फिजिक्स लेंथ का पेपर पेपर सेंड दिया किया। हुआ है, क्या बोले सुफिया? सर जो फिजिक्स का पेपर दिया हुआ है उसकी सबमिशन डेट 7 है। फिजिक्स का फुल लेंथ पेपर दिया हुआ है, वो सॉल्व करो।
जैसे बोर्ड का सॉल्व करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपके राइटिंग प्रैक्टिस नहीं सर है। बट 7 को संडे है ना, तो मंडे को करने का सबमिट। चलेगा, मंडे को लेके आओ, मंडे की दिन लेके आओ 8 तारीख को, ठीक है। देखो आपकी राइटिंग ओके प्रैक्टिस सर। में एग्जामिनर आपका पहचानता नहीं मुंह देख के। एग्जामिनर के पास सिर्फ आपका आंसर पेपर जाएगा, आंसर पेपर अच्छा रहेगा तो उसको लेंगे, हाँ ये सिंसियर है, पढ़ाई कर रहे हैं, सब बराबर है, तो उसको मार्क्स देगा। आंसर पेपर हैंड राइटिंग खराब, काट काट करे, छोड़ दिए, तो वो हिसाब से मार्क्स कट होंगे। इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस करो। जितने भी पेपर आपको सेंड कर रहे, सब पेपर सिंसियरली घर पे बैठ के घड़ी में 3 घंटे टाइम लगा के सॉल्व करो, कंटिन्यूस बैठ के। फुल स्केप पेपर पर अपना नाम, डिवीजन, रोल नंबर लिख के जमा करने का है 8 तारीख को लाके। आज केमिस्ट्री का हुआ, फिर बायो, मैथ, सब ऐसे कंटिन्यूस चलेंगे। 3 पेपर सॉल्व करने के, 3 पेपर भी आपने अच्छे से करे तो आपकी मैक्सिमम पढ़ाई हो जाएंगी। पहला पेपर कुछ नहीं आया, क्वेश्चन पेपर का कुछ नहीं समझा, तो पढ़ने का, उसको क्वेश्चन पढ़ने का, आंसर पढ़ने का, और बिगड़ देके फिर लिखने का आंसर पेपर में, ठीक है। चलो कोई Okay, प्रॉब्लम sir. हुआ तो पूछो। अनम, अली, शाह, नुसरत, सूफिया, एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम? नो, स्टॉप करो। नो Sir. सर। ओके, अल्लाह हाफिज।